Hello everyone, very good afternoon. Welcome back to Sakar Batch for IT Jam 2025. सो हम लोग करें सेल बायोलॉजी। एक लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू सेल बायोलॉजी देखा, सेल के बारे में देखा। सेकेंड लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल को देखा। अब हम थर्ड लेक्चर में यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे। सबसे पहले इन केस किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना है या कुछ बताना है तो मोस्ट वेलकम। अदरवाइज वेट करते हैं, सब ज्वाइन कर लें फिर स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं सब लोग? एंड आई होप सबने क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी। सिंस एक यूनिट बायोकेमिस्ट्री ऑलरेडी कवर हो चुकी है, दूसरी यूनिट शुरू हो गई है, तो आई थिंक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उसके साथ साथ चली रही होगी। एंड आज कुछ क्वेश्चंस मैं भी लेके आई हूँ, हम उन्हें प्रैक्टिस करेंगे एंड कल से फिर फुल फ्लेज्ड वे में क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ चलेगी। आयुषी, आपने अभी भी स्पेलिंग गलत लिखी है। दैट इज मोर्टैलिटी, MORTALITY, दैट इज सेल डेथ। Okay. As you said earlier, for questions practice, go to the official site. But if you want to book to practice, बुक से प्रैक्टिस करना ज़्यादा सुटेबल लगता है, नॉट फ्रॉम फोन। जैम की बुक। थोड़ा टाइम दो, लेट मी चेक, क्योंकि मुझे ऐसे एग्जैक्टली जैम की बुक का नाम याद नहीं आ रहा। कल तक बताती हूँ। ओके, यूबिक्यूटिस मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर। यूबिक्यूटिस मतलब हर जगह प्रेजेंट होना। ओके स्मिथ, एक्चुअली जो डीपीपीज हैं वो कंटेंट टीम प्रिपेयर करती है। मैं आपका मैसेज कन्वे कर दूंगी एंड मोस्ट प्रोबेबली दे विल इंक्रीज, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। केमिस्ट्री की क्लास कब से स्टार्ट होगी? केमिस्ट्री क्लास कब से स्टार्ट होगी इसका आइडिया मुझे नहीं है, क्योंकि जो पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, उसका प्लानर अलग है, वो एक अलग उसमें दिखता है। आई थिंक जो पीसीएम बायोटेक्नोलॉजी वाला एक्सप्लोर करते हो आप बैच, उसमें आपको प्लानर्स मिल जाएगा, वहां पर आपको केमिस्ट्री क्लास देखने को मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। बट मुझे क्योंकि उनका प्लानर याद नहीं है, तो मेरे को याद भी नहीं है कि केमिस्ट्री की क्लास कब से। तो पीसीएम बायोटेक्नोलॉजी का बैच जो है वो अलग है, उसके नोटिस सेक्शन में जाओ, प्लानर डाउनलोड करो, वहां पर मिल जाएगा कि कब कब केमिस्ट्री की क्लास है। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में एफ पाइलस क्या होते हैं? तो वो पिलाए जो बेसिकली कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं, 6 पिलाए बनाते हैं, उन्हें एफ पाइलस कहते हैं, एफ पिलाए कहते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की आईआईटी जैम की बुक है। मैंने एक्चुअली, हाँ, अरिहंत की है, बट मैंने कभी उसको एक्सप्लोर नहीं किया है, क्योंकि मैंने तो हमेशा प्रैक्टिस ऑफिशियल साइट से की है। तो ठीक है, एक बार देखते हैं, लेट्स सी। परऑक्सीजोम क्या होते हैं? परऑक्सीजोम सेल ऑर्गेनेल होते हैं जहां पर फैटी एसिड्स का ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है।
अभी बताया यूबिक्विटस का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट होना। आप लोगों ने कल से लेकर आज तक का वेट किया यूबिक्विटस वर्ड का मतलब ढूंढने के लिए, आई थिंक गूगल भी बता देता है यूबिक्विटस का मतलब। ओके, हाउ डज द मेम्ब्रेन आर फोल्ड अराउंड द माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड व्हाई? डोंट यू थिंक अगर आरएनए एक एनवायरमेंट में ऐसे ही फ्रीली पड़ा रहेगा तो वो जल्दी डिग्रेड हो सकता है? एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाना था ना। अगर आरएनए मैक्रोमोलिक्यूल बन गया था तो क्या उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं थी? उसको खाली अकेला एनवायरमेंट में छोड़ देते तो क्या वो डिग्रेड ना हो जाता? तो इसलिए मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ी। फिम्ब्रिए क्या है? फिम्ब्रिए शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो एक बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल को हेल्प करते हैं किसी सरफेस पर अटैच होने के लिए। मैम हम लोग सारे ऑर्गेनेल को डिटेल में पढ़ेंगे ना, मतलब उसके सारे A to Z फंक्शंस? नो सॉरी बट नहीं, हम उतने ही पढ़ेंगे जितना हमारा जैम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं एक थ्योरी क्लास नहीं ले रही हूँ, आपकी सेमेस्टर क्लास नहीं ले रही हूँ, मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लास ले रही हूँ। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है उसके तरह काम करेंगे। क्रोमेटोफोर्स का रोल क्या है? क्रोमेटोफोर्स में कलर्ड पिगमेंट स्टोर होते हैं। पहले तो मुझे ना बिल्कुल जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, यूबिक्विटस का मतलब बता दो, क्रोमेटोफोर्स का, कल की क्लास देख के आई हो या रैंडमली बस ऐसे ही देख लिया था और आ गए कि चलो आज तो बता ही देंगी ना? खुद भी कुछ मेहनत करना सीख लीजिए। और आई थिंक यूबिक्विटस का मतलब पूछना वॉज अ वेरी बिग डील भाई। मतलब आप लोगों ने क्या समझा क्या आप लोगों ने? मतलब कल आपकी क्लास शाम दोपहर को 1:30 बजे खत्म हुई, पूरा दिन था आपके पास, और आज 12 बजे शुरू हो रही है। आपको एक वर्ड गूगल पे सर्च करने का टाइम नहीं मिला? ऐसे पढ़ाई करोगे? उस हिसाब से तो कोई पढ़ाई ही नहीं हो रही। जब एक वर्ड का मीनिंग नहीं ढूंढ पा रहे हो तो एडिशनल तो क्या ही पढ़ोगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या ही करोगे खुद? थोड़ा सोच समझ के चलो कि क्या मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं वो रेलेवेंट है भी, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूं वो क्वेश्चन पूछते हुए? इतना तो सोच लिया करो। और कृपया करके अगर आपको कुछ पढ़ाया गया है तो ये मत कीजिए ओके अभी मैम की क्लास 1:30 बजे खत्म हुई, बुक्स नोटबुक्स बंद, वी आर एंड फॉर द डे। एंड नहीं होता है। मैंने अपना पढ़ा दिया, शाम को बैठ के 1 1.5 2 घंटा बैठो, क्लास को रिवाइज करो और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो। ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो ना,
क्रोमेटोफोर्स क्या है, फंक्शन ऑफ कैप्सूल क्या है, ये सब कल कराया है। और सीधा पता चल रहा है ये कल वाले डाउट थे, क्लास के टाइम पे ये क्वेश्चन समझ नहीं आए थे और दोबारा से खुद नोट्स खोल के नहीं देखा गया है, इसलिए आज यहां पर ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपके क्वेश्चंस बता देते हैं कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, आप क्लास खत्म होने के बाद क्या करते हो। चलो, जो क्लास में नहीं पढ़ाया उससे आप रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वेरी गुड कि ठीक है, हाँ क्वेश्चंस हुए। जो पढ़ाया गया है, जो लेक्चर नोट्स में सीधा सीधा लिख के गया है, उसको दोबारा पढ़ने की भी जहमत नहीं उठाई गई है, तो कैसी पढ़ाई हो रही है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, अकरेंस, साइज एंड शेप। ग्राम स्टेनिंग कैसे होता है बता दीजिए। दिस इज नॉट अ माइक्रोबायोलॉजी क्लास, दिस इज अ सेल बायोलॉजी क्लास। माइक्रोबायोलॉजी जब पढ़ाऊंगी तो वहां पे ग्राम स्टेनिंग करा दूंगी, ठीक है। उसके अलावा जो फर्स्ट आरएनए था वो किस टाइप का मैक्रोमोलिक्यूल था, कोडिंग या नॉन कोडिंग, आपको क्या लगता है। वो सेल्फ रेप्लिकेट कर पा रहा था तो ऑब्वियसली वो कोडिंग होगा ना, तभी तो लाइफ सस्टेन कर पाएगा, तभी तो आगे जाके एंजाइम्स बन पाएंगे। आज है स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोट्स, यू वर्ड का मतलब क्या है, यू वर्ड का मतलब होता है ट्रू, एंड कार्यो वर्ड में हमारे पास आता है कार्योन, एंड इस कार्योन वर्ड का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनेल्स, मैं प्रीवियस क्लास का कुछ भी रिपीट नहीं करूंगी, सॉरी नहीं करूंगी मैं रिपीट। आप लोगों ने बिल्कुल बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चले गए हो कि कल वाली क्लास का दोबारा आज पूछ रहे हो। क्यों, कल वाली क्लास में कराया नहीं गया था क्या। अर्चना और कौन था ये बीच में एक था जिन्होंने मेरे से, अर्चना, आपने क्या कल दोबारा क्लास देखी थी। जब आपको मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स का फंक्शन समझ में नहीं आया तो क्या आपने उसको दोबारा देखा था। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स दैट हैव well defined nucleus advanced nucleus और ट्रू न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्होंने, आई थिंक जवाब तो होना चाहिए हाँ या ना, देखी थी क्लास या नहीं देखी थी, अगर समझ में नहीं आया था तो। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, एडवांस न्यूक्लियस है, और एक ऐसा न्यूक्लियस है जो ट्रू है, एडवांस है, उन्हें कहते हैं हम यूकैरियोट्स। इसमें आते हैं हमारे प्रोटिस्ट, फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स। सो ऐसे, तो वहां पर आपको मेटाक्रोमेटिक समझ नहीं आया था दोबारा से। इसमें आते हैं आपके प्रोटिस्ट, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। सो यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर जब भी पढ़ा जाता है तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के थ्रू पढ़ा जाता है, तो वो दो फिगर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हम शुरू करते हैं सेल ऑर्गेनेल से।
इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आता है, सेल ऑर्गेनेल और उसके फंक्शन से क्वेश्चन आता है। सो वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसी को कवर अप करते हुए आगे चलेंगे। तो सबसे पहले एक आउटलाइन अगर बनाए तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, या हम स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट कहाँ से डिस्कस करें, सेल वॉल से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेल वॉल। सभी प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है सेल वॉल? नहीं, कुछ कुछ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, प्रेजेंट इन सम यूकैरियोट्स। कुछ कुछ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। बताइए प्लांट्स की सेल वॉल किसकी बनी होती है? प्लांट्स की सेल वॉल किसकी बनी होती है, जल्दी बताओ। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, ठीक है जी। ये लो, प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। एल्गे और फंगी भी बताओ, 1 सेकेंड। एल्गे की किसकी बनी होती है वो बताओ, और फंगी की भी बताओ। बताइए, एल्गी की भी बताओ और फंगी भी बताओ। ओके, फंगी इज मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है। एल्गे की बताओ। और इसमें ना फंगी में ग्लूकन्स भी लिख लो, क्योंकि एक बार ग्लूकन्स का ऑप्शन भी आया था, तो पता होना चाहिए। ग्लूकन्स का ऑप्शन भी लिख लेना, क्योंकि एक बार ग्लूकन्स भी आया था। एंड एल्गे इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो ये है हमारी सेल वॉल, कुछ कुछ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है एंड दैट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग। प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एल्गी में प्रेजेंट होती है, फंगी में प्रेजेंट होती है। प्लांट्स की बनी है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की। एल्गी की बनी है सेलुलोज और पेक्टिन की। सिमिलरली फंगी की बनी है काइटिन एंड ग्लूकन्स की। सो ये जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सभी के सभी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। किस किस की बनी होती है? इट इज मेड ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन्स
एंड कार्बोहाइड्रेट्स। एंड कल से शुरुआत कराऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टॉपिक की, तो वहां पर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यार छोटे छोटे स्ट्रक्चर यहां पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट इज राइबोसोम। बताओ जी कैसा राइबोसोम होता है? यूकेरियोट्स का राइबोसोम्स बताइए प्लीज। यूकेरियोट्स के राइबोसोम्स। यूकेरियोटिक राइबोसोम्स, एटीएस राइबोसोम्स। एटीएस की दो सब यूनिट्स भी बता दीजिए प्लीज। एटीएस टाइप होता है, एटीएस की दोनों सब यूनिट्स बता दो। एटीएस की दोनों सब यूनिट्स बताओ। एटीएस की दोनों सब यूनिट्स हैं 60 एंड 40s। 60 एंड 40s। राइबोसोम की मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम की मेम्ब्रेन होती है। राइबोसोम्स में मेम्ब्रेन होती है। नो, दीज आर नॉन membrane bound organelle. These are non-membrane bound organelle. और राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम जो होता है एक राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। राइबोसोम क्या है? एक राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है। इसके पास राइबो न्यूक्लियो मतलब आरएनए है, एंड राइबोसोम के आरएनए को हम क्या कहते हैं? आरआरएनए। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है, अब इन रीसेंट टाइम्स में हम आरआरएनए का यूज करते हैं इवोल्यूशनरी स्टडीज करने के लिए। आरआरएनए का यूज किया जा रहा है फॉर इवोल्यूशनरी स्टडीज। तो एक क्वेश्चन एक बार आया था कि रिसेंटली कौन सा मॉलिक्यूल है जो यूज किया जा रहा है फॉर इवोल्यूशनरी स्टडीज, तो उसमें ऑप्शन आरआरएनए भी था। एंड उसके साथ साथ बना हुआ है ये मल्टीपल प्रोटीन्स का। आई थिंक जो ये आरआरएनए वाला क्वेश्चन था ये गैट बी या सीयूईटी में आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आया था कि किस कौन को यूज किया जा रहा है। ठीक है, सो ये हुआ राइबोसोम। एटीएस राइबोसोम्स होते हैं, 60 और 40s दो सब यूनिट्स है। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, एंड उसके साथ साथ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, आरआरएनए और बहुत सारे प्रोटीन्स का बना है। एंड रिसेंट टाइम से इवोल्यूशनरी स्टडीज के लिए हम यूज कर रहे हैं आरआरएनए को। उसके बाद नेक्स्ट शुरू करते हैं न्यूक्लियस। सबको पता है ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, सभी फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। ब्रेन ऑफ सेल कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेल। कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल। उसके साथ साथ लार्जेस्ट एंड प्रोमिनेंट
लार्जेस्ट एंड प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है जिसे बहुत अच्छे से देखा जा सके, जो क्लियरली विजिबल हो उसे कहते हैं प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब क्लियरली विजिबल। लार्जेस्ट एंड प्रोमिनेंट सेल ऑर्गेनेल है। ब्रेन ऑफ द सेल तो है ही, उसके साथ साथ रिपोजिटरी है ऑफ जेनेटिक मटेरियल, स्टोर हाउस है हमारे जेनेटिक मटेरियल का। तो हम जब न्यूक्लियस को देखते हैं तो हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हमारा न्यूक्लियस है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है हमारा। तो सबसे पहले हमारे पास आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सबसे पहले हमारे पास आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद हमारे पास इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन्स के बीच में, मेम्ब्रेन्स के बीच बीच में जो गैप्स हैं इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है इसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस कंटेन करता है हमारे जेनेटिक मटेरियल को। जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है यूकैरियोट्स का? मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स, मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स, उसके साथ साथ एक डार्क स्टेनिंग बॉडी, एक डार्क स्टेनिंग बॉडी जो हम लोग देखते हैं, जिसे हम सब जानते हैं न्यूक्लियोलस के नाम से। ये है एक डार्क स्टेनिंग बॉडी एंड यहां पर होती है राइबोसोमल आरआरएनए एक्टिविटी। यहां पर आरआरएनए असेंबल होता है, राइबोसोम मैच्योर होता है। ब्रेन ऑफ द सेल है, हमारी सेल के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। लार्जेस्ट और प्रोमिनेंट सेल ऑर्गेनेल है, रिपोजिटरी है, स्टोर हाउस है हमारे जेनेटिक मटेरियल का। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन फिर इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस है उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जो बीच में गैप्स हैं उन्हें कहते हैं न्यूक्लियर पोर, जिसकी हेल्प से मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं या मूव करते हैं न्यूक्लियस के अंदर और बाहर। क्रोमेटिन ये हमारा कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल, मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियोलस क्या है? डार्क स्टेनिंग बॉडी है, दैट इज यहाँ पर राइबोसोम्स मैच्योर होते हैं, आरआरएनए एक्टिविटी होती है। कुछ रह गया न्यूक्लियस में से तो बताओ, कुछ रह गया? बहुत सारे बच्चे जब ये लेक्चर खत्म हो जाता है उसके बाद कहते हैं मैम ये तो हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा था। जब जैम एनसीईआरटी पढ़ाता है, जब जैम देखो
हम कितने भी एडवांस लेवल पे पहुंच जाएं, कितने भी एडवांस लेवल पे पहुंच जाए, इसके बाद आप मास्टर्स में भी जाओगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल तो नहीं बदलेगा ना भाई, स्ट्रक्चर ऑफ सेल तो नहीं बदलेगा, सेल तो वैसी की वैसी रहेगी। तो जो पहली बार पढ़ाया जाता है वो लास्ट में भी वैसा पढ़ाया जाता है, बस फंक्शंस की जो डेप्थ है वो चेंज हो जाती है। जैसे हम पढ़ाते हैं, जैसे आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा, जैसे आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करती है। जब आप मास्टर्स में जाओगे तो किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस करती है वो पढ़ते हो, वो जो डेप्थ है वो बढ़ती जाती है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो सेम ही रहेंगी। अगर 11th-12th में बेसिक में ये कराया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस कराती है, तो उसको बीएससी में भी वही पढ़ाऊंगी कि हाँ प्रोटीन सिंथेसिस ही कराती है, फंक्शन में तो वही पढ़ाऊंगी ना। और फिर प्रोटीन सिंथेसिस कैसे कराती है वो इन डेप्थ पार्ट है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो वर्ड का मतलब होता है इनसाइड, और सिस्टम का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मीन्स इनसाइड एंड सिस्टम मीन्स ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। सो जो आपकी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है मेम्ब्रेन का, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। दैट इज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ membranes inside cell। इसमें आते हैं आपके इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें आते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, एंड इन तीनों के बीच में मूव करने वाले वेसिकल्स। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं आपके लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस एंड इनके बीच में मूव करने वाले वेसिकल्स। सबसे पहले हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो वर्ड वही इनसाइड, प्लाज्मिक मींस साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम वर्ड का मतलब होता है नेटवर्क। सो ये क्या है, ये क्या है, नेटवर्क ऑफ membranes, network of membranes present in cytoplasm of cell। ये क्या है, मेम्ब्रेन्स हैं
जब ऑफलाइन क्लासेस में बैठते हो, जब कॉलेज में क्लासेस अटेंड करते हो और टीचर पढ़ा रहा होता है, ठीक है, जब टीचर अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है तो उसके बीच में खड़े होके ऐसे ही रेंडमली क्वेश्चंस पूछना अलाउड होता है? जब कॉलेज में क्लासेस चलती हैं और टीचर आके अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है तो उसमें वो अभी बोल रहे हैं और खड़े होके कुछ भी बोल दो, चल जाता है क्या? चल जाता है? हमारे में नहीं चलता था भाई। बताओ, चल जाता है क्या? जल्दी बताओ। टीचर बोल रहा है और बीच में खड़ा होके शुरू हो जाओ, ये बता दो पहले आप। सो द सेम थिंग अप्लाइज टू दिस क्लास ऑल्सो, राइट? अगर मैंने एक छोटा सा न्यूक्लियस भी खत्म किया तो मैंने उसके बाद बोला ना कि बता दो, कुछ छोड़ तो नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है ये वाला जो पार्ट है, ऑर्गेनिल वाला पार्ट है, स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, ये सबको आता है। और जब मैं डिलीवर कर दूंगी, अपना पार्ट खत्म कर दूंगी, तो सबके मन में होगा मैम ने ये नहीं बताया, ये वाला पार्ट नहीं बताया, ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। इसलिए मैंने सिंपल सा सीधा यही बोला कि न्यूक्लियस मैंने खत्म कर दिया, कोई बात कुछ रह गया हो तो बता दो, बोला था ना। सो जब वो वाली क्लास में बीच में बोलना अलाउड नहीं होता, खड़े होके ये नहीं पूछना मैम ये पढ़ाओगी क्या, जब वहां ये अलाउड नहीं होता तो यहां क्यों अलाउड है? जस्ट बिकॉज यहां पर आप रेंडमली कुछ भी टाइप कर सकते हो तो यू हैव एवरी सिंगल राइट टू डू वट एवर यू वॉन्ट? नो, आई डोंट नो आप लोग कैसे इंटरप्रेट करते हो इस चीज को, बट मेरी क्लास के बहुत रूल्स हैं। एंड अगर कोई पुराना बच्चा होगा तो उसको ये बात पता होगी, जिसने दोबारा से बैच लिया होगा, कि हाँ मेरी क्लास का एक डेकोरम है, मेरी क्लास का एक डिसिप्लिन है, एंड मेरी क्लास वैसे ही चलती है जैसे मैं चलाती हूं। मे बी इट मे साउंड कि मैम बहुत रूड है, मैम बहुत गुस्सा करती हैं, बट आई बिलीव जितनी इंपॉर्टेंस वो ऑफलाइन क्लास की है उतनी ही यहां खड़े होके मेरे लेक्चर डिलीवर करने की है, मेरी ऑनलाइन क्लास की भी है। अगर वहां बच्चे उस चीज को रिस्पेक्ट करते हैं कि मैम बात खत्म कर ले, टीचर अपनी बात खत्म कर ले, उसके बाद हम पूछें, तो आई एक्सपेक्ट कि हर स्टूडेंट इस बात को भी रिस्पेक्ट करे कि यहां पर भी वो चीज चलेगी, क्योंकि ये भी एक क्लास ही है। आई वॉज स्टिल नॉट कंप्लीटेड, अभी तो मैंने आई थिंक दूसरा तीसरा ऑर्गेनिल पढ़ाया है। मैम वैक्यूल नहीं कराओगे? क्यों नहीं कराऊंगी, पढ़ा रही हूं तो वो भी पढ़ाऊंगी, और छोड़ दूंगी तो यू हैव एवरी राइट मेरे जाने से पहले बोल दो मैम आपने ये नहीं कराया, मैम आप ये ऑर्गेनिल तो पढ़ा ही नहीं रहे, लेट मी कंप्लीट एटलीस्ट। करियर ऑप्शंस इन आफ्टर आईआईटी जैम, आईआईटी जैम के बाद करियर है या नहीं है? आई थिंक अगर आप मेरी क्लास पिछले 2 दिन से ले रहे हो तो आपको ये बात पता होगी कि स्टार्टिंग के 10 मिनट मैं आपके डाउट्स लेती हूँ, जो भी आपको इधर उधर की चीजें पूछनी होती हैं, और लास्ट के 10 मिनट भी मैं खड़ी होती हूँ, जो भी आपको इधर उधर की चीजें पूछनी होती है। दोनों तरफ से 10-10 मिनट दिए जाते हैं कि आप जो पूछना चाहो पूछ लो। अगर आप एक जैम की तैयारी करने आए हो, आप एग्जाम की तैयारी करने आए हो, आप उसकी क्लास में बैठे हो, तो आप ब्लैंक तो नहीं आए होगे कि चलो ले लेते हैं भाई बैच, कुछ तो देखा होगा ना आपने, तभी आए होगे, थोड़ा बहुत कुछ पता होगा जैम के बारे में, इसलिए आप यहां आए होगे। और अगर आपको इतना ही इलेबोरेट तरीके से पूछना था तो आप थोड़ा सा बाद में पूछ लेते कि चलो टॉपिक खत्म कर लेते हैं, उसके बाद तो पूछ ही लेंगे। ऐसे ही होता है ना, जब आप नॉर्मल क्लासेस में भी जाते हो तो आपको कोई चीज पूछनी होती है तो आप वेट करते हो, लेट द टीचर फिनिश देन वी आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस। डाउट होगा तो पूछेंगे ही ना, ऑब्वियसली। बहुत अच्छी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करी थी, अब उससे भी गंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूं। दिस इज माई क्लास एंड दिस वर्क्स अकॉर्डिंग टू मी।
इतनी आसानी से एक एक शब्द को क्लियर क्रिस्टल करके बोल रही हूं कि स्टार्टिंग के 10 मिनट में आपके डाउट्स लेती हूं, जो भी आपको इधर उधर की चीजें पूछनी होती हैं वो बताती हूं, लास्ट के 10 मिनट में भी वो इधर उधर की चीजें बताती हूं। मैनर्स के साथ बात करिए, और अगर रिस्पेक्ट करनी नहीं आती प्लीज गो एंड लीव द क्लास। बहुत सारी जगह हैं जहां पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, और आई डोंट नो कि वो वाले प्लेटफॉर्म्स आपके डाउट्स क्लियर करते भी हैं या नहीं करते। यू कैन गो एंड एक्सप्लोर देम। सॉरी, इट मे साउंड रूड, येस इट इज। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई सिंपल लैंग्वेज में कि अपने ये जो इधर उधर के डाउट्स हैं उनको स्टार्टिंग के 10 मिनट में और लास्ट के 10 मिनट में पूछिए, तो सॉरी, आप कुछ नहीं सुन रहे हैं क्लास में बैठ के। तमीज में बात करिए, आती है तमीज में बात करनी तो करिए, अदरवाइज मत करिए। गुड फॉर यू। आपसे आई नो मैं यहां क्या कर रही हूं, और मुझे मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से बता देते हैं कि मैं क्या कर रही हूं। डिसरिस्पेक्टफुल स्टूडेंट्स की कोई जरूरत नहीं है मुझे। तमीज सीखिए टीचर से बात करने की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, दो टाइप की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो टाइप का होता है। दो टाइप का है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले तो दोनों का जो मेन डिफरेंस देखें, हम सबको पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। सबने पढ़ी होगी ये बात कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। क्योंकि यहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करा देते हैं, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस कराती है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत जर्नलाइज्ड हो गया, ये चीजें सबको पता होंगी, लेकिन और जो नेक्स्ट चीज बताने वाली हूं वो भी सबको पता होगी कि जो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, सॉरी 1 सेकेंड, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी मेम्ब्रेन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, स्पेसिफिकली आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। दैट इज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है इज इन continuation with outer nuclear membrane, एंड ये एक स्टेटमेंट है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूएशन में होती है। सिर्फ एक स्टेटमेंट पे 3 से 4 बार क्वेश्चन आए। एक बार क्वेश्चन ये आया था, कौन से 2 ऑर्गेनेल्स हैं जिनकी मेम्ब्रेन्स कॉन्टिन्यूअस होती हैं। पहली बार क्वेश्चन ये आया था, और मैं कंबाइन करके बता रही हूँ, मैं सिर्फ जैम का क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ। जब मैं बता रही हूँ तो टिफर से भी वो क्वेश्चन देखा गया है, जैम में भी देखा गया है, सीयूटी में भी देखा है, गैट भी में, मतलब रेंडमली इनमें से किसी एग्जाम में आया हुआ था। तो मैं बता रही हूँ कि इस पे बेसिस पे कैसा क्वेश्चन आया था, क्योंकि मैं एक नहीं, मैं चारों को एक साथ लेके चल रही हूँ। तो एक एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन से 2 ऑर्गेनेल हैं जिनकी मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस होती हैं। तो अगर RER और न्यूक्लियस आए तो वेरी गुड ऑप्शन, ER और न्यूक्लियस आए तो भी ठीक है।
तो भी ठीक करके आना। उसके बाद करेक्ट इनकरेक्ट में भी आया था। करेक्ट इनकरेक्ट में ये पूछा गया था कि आर की जो मेम्ब्रेन है वो कॉन्टिन्यूस होती है न्यूक्लियस में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, एंड उसमें एक स्टेटमेंट ये वाली भी थी। इस तरीके से आया था। और एक पूछा गया था आर का जो मेम्ब्रेन है वो किसके साथ कॉन्टिन्यूस होता है, न्यूक्लियस के साथ कॉन्टिन्यूस होता है। सो ये एक ही स्टेटमेंट पे अलग अलग एग्जाम्स ने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा था। सो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बाकी तो आप सब लोगों को मैच में आता ही है कि ईआर जो है वो लिपिड प्रोटीन सिंथेसिस कराता है और स्मूथ जो है वो लिपिड सिंथेसिस कराता है। तो ये जो फंक्शन वाला पार्ट है वो मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है, और ये बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, कुछ रह गया? जल्दी बताओ, कुछ रह गया इसका? चलिए, सो नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो हमें पढ़ना है वो है गोल्जी। तो गोल्जी सबने बोरे देखी है, बोरे देखे होंगे ना सबने। तो बोरे जब रखे जाते हैं तो कैसे लगता है, एक के ऊपर एक बोरे को इमेजिन करो जिसमें गेहूं वगैरह आती है, जिसमें वीट आता है, गेहूं आती है, उस वाले बोरे सबने देखे होंगे, इतने बड़े बड़े जो बोरे होते हैं। तो उस तरीके से सोचो, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। तो हमारी जो गोल्जी है वो बिल्कुल ऐसी दिखती है जैसे सैक्स हैं, बोरे हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, दिस आर मेम्ब्रेनियस स्नैक, या फिर आप कहोगे स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेनियस सैक्स। ऐसे लगता है, सैक मतलब होता है बोरा, SACS सैक का मतलब होता है बोरा। ठीक है, तो इसी के तरीके से ऐसे लगता है एक के ऊपर एक सैक रखा हुआ है, स्टैकिंग स्ट्रक्चर है जिसमें आप देखते हो। तो ये है हमारा पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। पोस्ट ऑफिस क्या करता है, पोस्ट ऑफिस क्या करता है, लेटर्स को इकट्ठा करता है और उनकी लोकेशंस तक भेजता है। यही काम होता है पोस्ट ऑफिस का, अपने लेटर्स को इकट्ठे करना और उनकी स्पेसिफिक लोकेशंस तक भेजना। तो ये क्या करता है, ये प्रोटीन मॉडिफिकेशन करता है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन करता है, प्रोटीन सॉर्टिंग करता है, प्रोटीन की छटाई करता है, एंड प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट भी करता है। जैसे आप कभी भी लेटर पोस्ट करने जाओ तो आपने देखा होगा कि जो पोस्टमैन, जो वहां पर ऑफिसर्स बैठे होते हैं, वो उसके ऊपर एक सील लगाते हैं, स्टैंप लगाते हैं। तो उसी तरीके से जो वो स्टैंप है वो उसकी मॉडिफिकेशन है लेटर की। यहाँ पर प्रोटीन मॉडिफिकेशंस होती है, प्रोटीन की छटाई होती है कि ये इस स्टेट का है, ये इस स्टेट का, इस स्टेट का है, ये इस ऑर्गेनिल का, ये इस ऑर्गेनिल का, ये इस ऑर्गेनिल का, ये छटाई हो गई एंड फाइनली अपनी लोकेशन तक भेज दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या नाम है, विक्रमजीत, जो आपने पूछा है ये प्रोटीन ट्रैफिकिंग वाले टॉपिक में कराऊंगी, यहां पर नहीं। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं, प्रोटीन ट्रैफिकिंग में वेसिकल फॉर्मेशन सब कुछ कराऊंगी। सो अगर आप देखो, ओके, सो
गोल्जी का वो पार्ट जो न्यूक्लियस और ईआर की तरफ होता है उसे कहते हैं हम सिस फेस, या फिर फॉर्मिंग फेस। शेप देखोगे तो कन्वेक्स है। एंड इसका काम क्या होता है, इसको प्रोटीन्स मिलते हैं, प्रोटीन रिसीव होते हैं ईआर से। ये क्या करता है, रिसीव्स प्रोटीन्स फ्रॉम ईआर, रिसीव्स प्रोटीन फ्रॉम ईआर। बीच वाले जो पार्ट होते हैं इन्हें हम कहते हैं मीडियल गोल्जी, एंड इनका काम होता है प्रोटीन मॉडिफिकेशंस, लास्ट वाला जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं ट्रांसफेज या फिर मैच्योरिंग फेज। इसे हम कहते हैं ट्रांसफेज या फिर मैच्योरिंग फेज। एंड यहां पर होता है प्रोटीन सॉर्टिंग एंड प्रोटीन पैकेजिंग। तो बहुत बार ना क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा पार्ट है गोल्जी का जो एग्जैक्टली प्रोटीन सॉर्टिंग करता है, प्रोटीन्स को छटाई करता है, प्रोटीन को डिस्क्रिमिनेट करता है, एंड दैट इज योर ट्रांसफेज। प्रोटीन सॉर्टिंग होती है और प्रोटीन पैकेजिंग होती है। तो ये है हमारा गोल्जी। जिसको जो लगे कि ये रह गया वो साथ साथ बोलते जाना, ठीक है। और ये है हमारा गोल्जी। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था, लास्ट पार्ट जो था हमारा, दैट वाज लाइसोसोम। इन्हें हम कहते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। इनका काम क्या होता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स है उन्हें डाइजेस्ट करना, फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करना। अगर सेल का कोई पार्ट नॉन फंक्शनल हो गया है उसे डाइजेस्ट करना, एंड अल्टीमेटली अगर सेल खराब हो गई है तो सेल को भी डाइजेस्ट करता है, जिसे हम कहते हैं ऑटोफेगी। दैट इज डाइजेशन ऑफ, या फिर डाइजेशन लिख लो या डिग्रेडेशन लिख लो, डिग्रेडेशन ऑफ foreign particles, degradation of foreign particles, non-functional cell components, non-functional cell components, and autophagy। ऑटोफेगी का मतलब क्या है, खुद के सेल को डाइजेस्ट कर देना, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल। सबको पता है पीएच एसिडिक रखता है, एसिडिक पीएच होता है, एंड उसके साथ साथ यहां पर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी होते हैं। अब आप कहोगे ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या हैं? वो एंजाइम्स, एक्चुअली वो एंजाइम जो यहाँ पर ये सारे डाइजेशन का काम कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है? ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है प्रोटीन पर शुगर लगाना। ग्लाइको मतलब होता है शुगर, ठीक है, ग्लाइको वर्ड का मतलब होता है शुगर। तो प्रोटीन पर जब शुगर लगाई जाती है तो उसे कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ये एक फॉर्म ऑफ प्रोटीन मॉडिफिकेशन है। बहुत सारी प्रोटीन मॉडिफिकेशंस होती है, उनमें से एक प्रोटीन मॉडिफिकेशन ग्लाइकोसाइलेशंस भी है, और ईआर और गोल्जी दोनों में होती है। सो आप स्पेसिफिकली अगर लिखना चाहो तो गोल्जी में जो होती है वो होती है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। अगर आप लिखना चाहो तो ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, एंड जो आपका ईआर है, ईआर में होती है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। तो अगर आप बहुत स्पेसिफिकली अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उसके बाद लाइसोसोम तक हमने कंप्लीट किया। लाइसोसोम के बाद नेक्स्ट है वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल क्या है? स्टोर हाउस है। वैक्यूल है स्टोर हाउस ऑफ, वैक्यूल जो है
स्टोर हाउस है आयंस का, वाटर का और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का। और एक बार सीयूईटी ने क्वेश्चन पूछा है कि जो वैक्यूल है उसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं। सीयूईटी ने ये क्वेश्चन पूछा था, वैक्यूलर मेम्ब्रेन जो होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। एंड हम सबको पता है जो हमारा प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल सेंट्रल में होता है और 90% सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। 90% ऑफ सेल वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल में 90% सेल वॉल्यूम जो है उसको ऑक्यूपाई करके रखता है। तो ये जो स्टोरेज का काम है उसको याद रखेंगे सब लोग। आयंस और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और वाटर को मेजरली जो स्टोर करने का काम होता है वो वैक्यूल का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स। साइटोस्केलेटन सिस्टम लिख देती हूँ। साइटोस्केलेटन सिस्टम जो होता है उसका एक पूरा लेक्चर है, तो प्लानर जिन्होंने देखा होगा वहां पर देखने को मिलेगा। साइटोस्केलेटन सिस्टम एक पूरा लेक्चर है जो मैं कराती हूँ। सो वंस अगेन एवरीवन, सॉरी, तो साइटोस्केलेटन सिस्टम पढ़ते हैं। साइटो मतलब सेल, स्केलेटन आपकी बॉडी का स्केलेटन सिस्टम है ना। क्या है स्केलेटन सिस्टम? बोन्स का बना है। लेकिन जब सेल का स्केलेटन सिस्टम बनता है तो वो प्रोटीन्स का बनता है। सेल का जब स्केलेटन सिस्टम बनता है तो वो प्रोटीन से बनता है। सिस्टम वर्ड का मतलब अभी आप लोगों को समझाया। तो साइटोस्केलेटन सिस्टम क्या है? साइटोस्केलेटन सिस्टम एक ग्रुप है, वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है बहुत सारे प्रोटीन्स का, जो आपकी सेल को एक स्ट्रक्चर देते हैं, शेप देते हैं और सपोर्ट देते हैं। क्या है साइटोस्केलेटन सिस्टम? वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ protein filaments, well organized group of protein filaments that provide cell shape, cell support and also help in cell movement and also help in सेल मूवमेंट्स। तो जब हम साइटोस्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं तो साइटोस्केलेटन सिस्टम में 3 अलग अलग टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं।
साइटोस्केलेटन सिस्टम में तीन अलग अलग टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं। सबसे पहले हैं माइक्रोफिलामेंट्स, जिन्हें आप लोग एक्टिन फिलामेंट्स के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स, जिन्हें आप एक्टिन फिलामेंट्स के नाम से भी जानते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट सेकंड टाइप है। इंटरमीडिएट फिलामेंट सेकंड टाइप है एंड थर्ड टाइप है माइक्रोट्यूब्यूल। अब इसको यहां पर बस इंट्रोडक्शन देके छोड़ रही हूं, क्योंकि साइटोस्केलेटन सिस्टम एक पूरा अलग से 2 लेक्चर का पार्ट है, वहां पे करा लूंगी। तो साइटोस्केलेटन सिस्टम क्या है? एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है बहुत सारे प्रोटीन्स का, जो सेल को शेप देते हैं, सपोर्ट देते हैं और सेल को मूवमेंट्स में भी हेल्प करते हैं। 3 टाइप हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। 3 अलग अलग टाइप हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रोजोम्स। सेंट्रोजोम क्या होते हैं? सेंट्रोजोम वो ऑर्गेनेल हैं जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कराते हैं। सेंट्रोजोम्स क्या है? ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कराते हैं। अगर आप सेंट्रियोजोम के स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये एक सेंट्रियोजोम है और सेंट्रोजोम में होते हैं 2 सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोजोम में होते हैं 2 सेंट्रियोल्स एंड एक्चुअली इन सेंट्रियोल से होता है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। इन सेंट्रियोल से होता है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। स्पेसिफिकली बहुत इंटरेस्टिंग बात और बार बार पूछी जाती है कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल होते ही नहीं है। तो 2-3 बार क्वेश्चन आया और इस तरीके से आया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज एब्सेंट इन एंजियोस्पर्म्स। पूछ प्लांट ही रहा है लेकिन उसको बार बार चेंज कर रहा है। तो हम बात करते हैं कि जो हमारा सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। ओके, सो मुझे उसके बाद एक बार चेक करने दो। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देख ली। उसके बाद हमें नेक्स्ट न्यूक्लियस भी हमने देख लिया। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हमारा रह गया। हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट देखना भूल गए हैं। हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा है पावर हाउस ऑफ द सेल। सबने पढ़ा है ये, क्योंकि ये करता है एटीपी प्रोडक्शन। पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये करता है एटीपी प्रोडक्शन। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। एंडोसिम्बायोसिस से, एंडोसिम्बायोसिस दैट इज एरोबिक बैक्टीरिया से ये इवॉल्व हुआ है। एंडोसिम्बायोसिस जिनको नहीं पता वो सुन लेंगे। एंडो मीन्स इनसाइड एंड सिम्बायोसिस का मतलब होता है, सबने पढ़ा है, म्यूचुअल रिलेशनशिप। जहां पर दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होता है उसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस। तो ये पढ़ा होगा, एंडो मीन्स इनसाइड एंड सिम्बायोसिस मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप जहां पर दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होता है। हुआ क्या, एक प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल थी, उसमें जाके एरोबिक बैक्टीरिया रहने लगा। एक प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल थी, उसमें जाके एक एरोबिक बैक्टीरिया रहने लगा। धीरे धीरे दोनों का म्यूचुअल रिलेशनशिप आया।
जो एरोबिक बैक्टीरिया था उसने एटीपी प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, और जो सेल थी, यूकैरियोटिक सेल थी, उसने शेल्टर दिया था इस एरोबिक बैक्टीरिया को। तो जब इनका म्यूचुअल रिलेशनशिप अच्छे से डेवलप हो गया तो एरोबिक बैक्टीरिया बन गया माइटोकॉन्ड्रिया और हमारा सेल ऑर्गेनेल बन गया। तो इसलिए हम लिखते हैं कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसका इवोल्यूशन एंडोसिम्बायोसिस से हुआ है। जब एक प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल और एक एरोबिक बैक्टीरिया में म्यूचुअल रिलेशनशिप डेवलप हुई तो उसकी वजह से एरोबिक बैक्टीरिया इवॉल्व हो गया इनटू अ माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेन बाउंड जब ये स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन सब लोगों ने पढ़ी है, एनफोल्डेड होती है टू फॉर्म क्रिस्टे। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन जो है वो इनफोल्डेड होती है टू फॉर्म क्रिस्टे। बीच में प्रेजेंट है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या क्या है? मैट्रिक्स में प्रेजेंट है बहुत सारे एंजाइम्स, जेनेटिक मटेरियल, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, और साथ में प्रेजेंट है 70S राइबोसोम्स। ध्यान से देखोगे तो ये एक सिमिलैरिटी हुई ना, बैक्टीरिया के पास भी 70S राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी 70S राइबोसोम्स है। तो ये एक सिमिलैरिटी है जो एक एविडेंस का काम करती है कि हाँ इवोल्यूशन एक बैक्टीरिया से ही हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है किचन ऑफ द सेल। यहां पर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल्स में, प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स। जो जो रहता जाए वो बताते जाना कि आपने ये नहीं बताया। ये है आउटर मेम्ब्रेन, और कुछ भी मत लिखना प्लीज, जो रेलेवेंट चीज हो ना उसको ही लिखना कि हाँ ये बताना भूल गए हो। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड्स, थाइलाकॉइड के स्टैक्स को क्या कहते हैं? ग्रेना। थाइलाकॉइड के स्टैक्स को कहते हैं ग्रेना। जहां का जो मैट्रिक्स है उसे कहते हैं स्ट्रोमा, और थाइलाकॉइड को कनेक्ट करता है स्ट्रोमा लेमिला। स्ट्रोमा लेमिला, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। सो ये रह गया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, उसके बाद 1 सेकेंड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करा दी, गोल्जी करा दिया, वैक्यूल करा दिया। ठीक है, एक पार्ट रह गया, एक बार प्लास्टिड्स और कर लेते हैं, प्लास्टिड्स भी कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। प्लास्टिड सीयूईटी पूछता है, जैम ने प्लास्टिड्स कभी नहीं पूछा, लेकिन सीयूईटी पीजी और गैट बी को प्लास्टिड्स बहुत पसंद है तो वो ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। सो प्लास्टिड्स दो टाइप के हो सकते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं।
ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट है, अमाइलोप्लास्ट, एलीरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। सो अमाइलो जो है वो स्टोर करते हैं, तो ये काम क्या करते हैं, ये स्टोरेज का काम करते हैं। जो कलरलेस हैं वो स्टोरेज का काम करते हैं। अमाइलो इज फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, एलिरो इज फॉर प्रोटीन्स एंड एलियो इज फॉर फैट्स और लिपिड्स। यू कैन राइट, जोन सा लिखना चाहो वो वाला लिख लेना, ठीक है। और क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन, तो ऑब्वियसली हमारा क्लोरोप्लास्ट, और जो एक्चुअली नॉन ग्रीन होते हैं, नॉन ग्रीन में कलर आप देखते हो रेड होता है, ऑरेंज होता है, वहां पर 1 सेकेंड, ऑरेंज होता है एंड वहां पर प्रेजेंट होता है कैरोटीन, ज़ेंथोफिल्स, कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल्स। पेरोक्सिसोम बता दूं, पेरोक्सिसोम भी जैसे लाइसोसोम होता है ना, पेरोक्सिसोम और जैसे लाइसोसोम होता है छोटा सा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, उसी तरीके से पेरोक्सिसोम होता है। यहां पर होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। यही पूछता है, एक ही चीज है, ऑक्सीडेशन लिख दे या ब्रेकडाउन लिख दे, बस एक मैच में पूछता है और हर बार यही लिख के भेजता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड लिखा आएगा या ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड आएगा, और पूछा भी जाएगा तो उसमें। ग्रेना और स्टोमा में डिफरेंस बता दूं, जो साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो जो आपके क्लोरोप्लास्ट का साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं, और जो ग्रेना होता है थाइलाकॉइड का जो ग्रुप है, एक स्टैक है, उसे कहते हैं ग्रेना। सेमी ऑटोनोमस होते हैं जी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल सही, ठीक है। ऑक्सीडेशन लिखा है तो आई थिंक ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स ही प्रेजेंट होंगे, उससे अलग तो क्या ही प्रेजेंट होगा। अच्छा, एक बात यह है कि माइक्रोबॉडीज क्या है और ग्लाइऑक्सिसोम्स क्या है। सो माइक्रोबॉडीज जो होते हैं, देखो माइक्रोबॉडीज क्या है, जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स, जो मेम्ब्रेन, जिनके अराउंडिंग मेम्ब्रेन होती है, उन्हें जर्नलाइज्ड फॉर्म में माइक्रोबॉडीज कहते हैं। एक्चुअली माइक्रोबॉडीज क्या है, पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम मिलके माइक्रोबॉडीज बनाते हैं। पेरोक्सिसोम जो होता है हमने पढ़ लिया, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन करता है और बहुत सारी सेल्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम जो जर्मिनेटिंग सीड्स में प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं ग्लाइऑक्सिसोम। स्पेशल टाइप ग्लाइऑक्सिसोम क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम इन जर्मिनेटिंग सीड्स। जर्मिनेटिंग सीड्स में जो प्रेजेंट होता है स्पेशली उसे कहते हैं ग्लाइऑक्सिसोम्स। बताओ जी, सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, बताओ। सेमी ऑटोनोमस का मीनिंग क्या होता है, बताइए।
क्लियर हो गया जिनका माइक्रोबॉडीज और ग्लायोक्सिजोम्स का डाउट था? सेमी ऑटोनॉमस का मतलब बता दो। Which can work by their own, contain their own genetic material, able to replicate. Okay, ठीक है जी। तो सेमी ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनल्स जिनके पास खुद का जीनोम है, जिनके पास खुद का जीनोम है और अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपनी कॉपी बना सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, चलो। सो आई थिंक हो चुका है मोस्टली। चलो, सो आज के लिए इतना ही। अब पूछिए, जिसको जो पूछना है वो पूछ सकते हैं। जल्दी जल्दी पूछना प्लीज, क्योंकि मुझे इसके बाद एक और क्लास के लिए जाना है। तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए अपने डाउट्स, फिर फाइंड अप करते हैं। और क्या बताना था मुझे? हाँ, इन केस अगर कुछ छोटा मोटा सा रह जाए, कोई ऑर्गेनल रह जाए, तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें मिल जाएगा, वहां पर कर लेंगे। इतना कोई बड़ी चीज नहीं है, ऑर्गेनल ही तो है। अगर कोई छोटा मोटा सा इधर उधर रह गया होगा तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वो सारे एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। ठीक है, तो बताओ, जो भी डाउट्स हैं उन्हें पूछ लो ताकि फटाफट वाइंड अप करें। एंड क्वेश्चन क्यों नहीं कराए? क्वेश्चन इसलिए नहीं कराए क्योंकि ऑलरेडी लेट चल रहे हैं और इसके बाद मेरी एक क्लास लाइंड अप है, तो मैं क्वेश्चंस करा दूंगी, टेंशन मत लो। अच्छा, क्वेश्चन क्यों नहीं कराए? ठीक है, क्वेश्चंस का बता दिया क्योंकि इसके बाद एक और क्लास है, बिल्कुल इसके बाद ही है, तो ये खत्म करके मुझे दूसरी क्लास में जाना है। बट मैं, क्योंकि कल हम जब करेंगे तो हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम होगा, आज बीच में थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो गया था, सो कल हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम होगा तो हम क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे कल। टेंशन मतलब, वो मेरा काम है, मैं करा दूंगी क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ओके मैम, जितना आप पढ़ा रहे हो सेल में, तो बुक का अप्रोक्सीमेट कितना परसेंटेज कवर हो रहा है? दैट आई डोंट नो कितना परसेंटेज कवर हो रहा है, कि मैंने नापाई नहीं करी है। और हाँ, इससे मुझे याद आया, तो 11th-12th की एनसीईआरटी में सबने ऑर्गेनिल्स पढ़ा होगा। ठीक है, सबने ऑर्गेनिल्स पढ़े होंगे। तो अब जो ऑर्गेनिल्स पढ़ने, स्टैंडर्ड बुक्स, बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे कि कूपर ले लो। कूपर में जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से नहीं दिया हुआ, लोडिश में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, और वॉइट एंड वाइट में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। सो ये दो अलग अलग बुक्स हैं। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को पढ़ने के लिए इन दोनों बुक्स को रेफर कर सकते हो। ये मुझे अभी याद आया कि
कूपर तो फॉलो करनी है सेल बायोलॉजी के लिए, लेकिन ये वाला पार्ट पढ़ने के लिए वॉइट एंड वॉइट, जिनको वॉइट एंड वॉइट पढ़नी है, वॉइट एंड वॉइट एक्चुअली एक बायोकेमिस्ट्री की बुक है और बहुत इलेबोरेट है, बहुत एडवांस होती है। अभी के लिए सिर्फ, ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ने के लिए वॉइट एंड वॉइट और लॉडिश को यूज कर सकते हो, बाकी सबके लिए कूपर यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पीछे चले गए हैं, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे बहुत सारे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। क्वेश्चंस हो गया, कितने परसेंटेज, टेलीग्राम ग्रुप जो बैच में दिख रहा है उस पर मैसेज नहीं कर सकते क्या? टेलीग्राम ग्रुप जो दिख रहा है उसके अलावा एक ग्रुप है, जब आप जो आपको बैच में दिख रहा है उस वाले टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे तो आपको अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, आप वहां से देख सकते हो। मैम फ्रॉम वेयर डू आई प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाइक विच बुक? ऑलरेडी इन्फॉर्म, डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर लो और वहां से प्रैक्टिस कर लो। वी एन अनदर ग्रुप बट देयर इज नो फैकल्टीज, क्योंकि आपने दूसरा ग्रुप में आप हो और वहां फैकल्टीज नहीं है, तो आप ओरिजिनल ग्रुप को ज्वाइन करो। सेम ग्रुप फॉर बैच एंड यूट्यूब चैनल, बता दिया रिया। ऑर्गेनिज दैट कंटेन देयर ऑर्डिनरी रिप्रोडक्शन, और ठीक है मैम आपका स्टूडियो का है, ये नहीं बता सकते। क्या था क्वेश्चन? क्रिस्टे पर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर के बारे में बता दीजिए, क्या पूछना चाह रहे हो? मैम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, या कोई बता दीजिए प्रैक्टिस के लिए। टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है वो डीपीपी में आते हैं। देखो डीपीपी में टॉपिक वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन के लिए डीपीपी देख लो और अपने खुद के अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर लो और उनसे प्रैक्टिस कर लो। विच एडिशन जौन सा मिल जाए, जो भी रिसेंट मोस्ट अपडेटेड मिल जाए वो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बता चुकी हूँ ऑलरेडी। मैम आप जितना पढ़ा रहे हो उतना आईआईटी जैम के लिए बस है क्या? ये बात मैं बहुत बार बच्चों को हर बैच में समझाती हूँ। आपको ये टीचर से पूछने की जरूरत नहीं है, टीचर अपना 100,000% दे रहा है जब वो यहाँ पर कंटेंट डिलीवर कर रहा है कि आपका कंटेंट सफिशिएंट है या नहीं है। जाओ क्वेश्चन पेपर्स को देखो, उनमें से एनालाइज करो कि यहाँ जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमने कराया है या नहीं कराया। ठीक है, मैं कभी इंसान को देखा है कि बोलते हो कि नहीं मैं तो कम कर रहा हूँ, सब इंसान के अकॉर्डिंग 1000 चल रहा है ना, तो हम अपनी तरफ से 1000 चल रहे हैं। इवन इसका जो परिमाण है वो देख सकते हो। जो इस बार आईआईटी जैम का पेपर आया था उसमें एक एक क्वेश्चन जो आया था वो सब का सब नोट्स में लिखा हुआ था। तो अगर आप लोगों को पता होगा तो सबसे आसान तरीका ये है एनालाइज करने का लिए कि कंटेंट सफिशिएंट है या नहीं है। जाइए क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करिए, क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कंटेंट सफिशिएंट है या नहीं है। कल याद से बुक प्लीज बुक बता देना मैम। अच्छा ठीक है, रिया मुझे टेलीग्राम पे मैसेज ड्रॉप कर दो प्लीज, क्योंकि मेरे दिमाग से स्लिप हो जाता है। मैम टेस्ट पेपर का वीडियो सोल्यूशन हो पाएगा क्या? नो प्लानिंग ऑफ दिस येट। और हम ना तो वीडियो सोल्यूशन हम जब भी बोलते हैं हम हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत बड़े हैं, बीएससी के बच्चे पढ़ा रहे हैं, मास्टर्स के बच्चे पढ़ा रहे हैं, उनके लिए हमें वीडियो सोल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई बहुत स्पेसिफिक डाउट बच जाता है तो आप आस्क डाउट में डाल दो या फिर टेलीग्राम पर डाल दो, हम वहां से देख लेंगे। बट ना तो कोई प्लान है वीडियो सोल्यूशन का और ना ही कोई भी फैकल्टी इस चीज को फेवर करता है। स्ट्रोमा लैमिला जो कनेक्शन है वो किस चीज का बना होता है? प्रोटीन्स का बना होता है। डीपीपी आएगी? हाँ जी बिल्कुल आएगी। ठीक है, हो गए सबके? जल्दी करो, जल्दी 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 प्लीज। और कुछ? और सिंस जिस क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा क्लास में डिस्ट्रैक्शन था कि आईआईटी जैम के बाद कोई करियर है या नहीं, आईआईटी जैम एग्जाम है आपको आईआईटीज में एडमिशन दिलाने के लिए। आईआईटीज एक अच्छी खासी दुनिया है, ठीक है। आप मतलब मुझे ये एक चीज लगती है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके आपका करियर नहीं बनता। आपका करियर बनता है जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो। जब आप आईआईटीज में जाओगे तो आप एक दुनिया देखोगे कि रिसर्च कैसी होती है, रिसर्च ऐसी दिखती है। उस जगह पे जाके आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उस अपॉर्चुनिटी में से एक चीज को आप सिलेक्ट करके अपना करियर बनाओगे।
आपका करियर कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनाता, इंस्टीट्यूट आपको प्लेटफॉर्म देता है। हम क्यों कहते हैं कि आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट से मास्टर्स करनी चाहिए, पीएचडी करनी चाहिए? क्योंकि अगर आप एक अच्छी जगह जाओगे, सबको पता है जितनी अच्छी जगह होगी उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज होंगी, उतना आपका एक्सपोजर होगा, उतना अच्छी आपको कहेंगे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो आईआईटीज जो है वो आपको एक ऑप्शन देती हैं कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। करियर उसके बाद बनता है, जब आप एक चीज को सिलेक्ट कर लेते हो, अच्छा ये मुझे करना है, उसको सिलेक्ट कर लेते हो और आपका करियर बनता है। तो ये एक चीज है, इंस्टीट्यूट डजंट डिफाइन योर करियर, इंस्टीट्यूट डिफाइन करता है आपकी अपॉर्चुनिटीज को। तो उस पर फोकस करो, आप इतना गुस्सा मत किया करो, गुस्सा मत दिलाया करो, सिंपल एज दैट। बायोटेक्नोलॉजी का ऑफिशियल ग्रुप कोई नहीं, ऑफिशियल ग्रुप है बायोटेक्नोलॉजी का भाई, 2 चैनल्स है हमारे पास। चैनल का नाम है लाइफ साइंसेस डिस्कशन, लाइफ साइंसेस डिस्कशन, आईआईटी जैम एंड सीएसआई नेट। ये लाइफ साइंसेस और बायोटेक का ग्रुप है, इन टेलीग्राम पर चेक कर लो। ठीक है, टेलीग्राम पर चेक कर लो, ये मिल जाएगा। लाइफ साइंसेस के नाम से, बायोटेक्नोलॉजी के नाम से नहीं, इसलिए शायद कंफ्यूजन होती है। लाइफ साइंसेस डिस्कशन, आईआईटी जैम एंड सीएसआई नेट, ये चैनल का नाम है। टेलीग्राम पर ड्रॉप कर दो, मतलब सर्च कर लो और मिल जाएगा। ठीक है, नारायण मैम, खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है सेमी ऑटोनोमस में, एग्जांपल? हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, और उसके बाद वेयर आई ड्रॉप मैसेज, टेलीग्राम पर टैग कर दो, टेलीग्राम पे टैग करके वैसे मैसेज ड्रॉप कर देना ग्रुप में। धन्यवाद मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बस अपनी स्पीड थोड़ा बढ़ा दीजिए। देखो, एक बहुत छोटी सी चीज होती है, कुछ बच्चे हैं जिनके कॉलेजेस में बहुत पढ़ाया जाता है और उनको सब आता होता है, और मेरी क्लास में कुछ बच्चे, मतलब मैं हमेशा सोचती हूँ मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बहुत सारा पढ़ाया जाता है, और कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ नहीं पढ़ाया होता। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है, बच्चों की कोई गलती नहीं होती, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है। कभी कभी बहुत सारा पढ़ाते हैं और कभी कभी कुछ नहीं पढ़ाते, तो मुझे दोनों स्टूडेंट्स को बैलेंस करना है, एंड स्पीड उसके अकॉर्डिंग चलती है। आपको स्पीड स्लो इसलिए लगती है क्योंकि आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट है, तो इसलिए मुझे स्पीड को बैलेंस करना होता है, हर बच्चे को देखना होता है। ठीक है, और उसके अलावा स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली, अब जब टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे, ये बहुत बेसिक था तो स्पीड वैसी थी, जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक है मैम, हेल्प चाहिए बुक के लिए, बुक का नाम कल बताऊंगी। उसके अलावा पीडब्ल्यू का स्टडी मटेरियल कब आएगा, ये अभी पाइपलाइन में है, स्टडी मटेरियल बन रहा है। अब जो स्पीड है वो अपना टाइम पे ही आएगी, अब उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेशेंस, वर्क हार्ड, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, खुश रहिए, अच्छे माइंडसेट के साथ रहिए, एंड बहुत अच्छे से मेहनत करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।